हाँ, पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैटर के बारे में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैटर को क्लासिफाई करेंगे। फिर से चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोगों को रिवाइज करनी है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, स्टार्ट हुए सारी चीज़ें, स्टार्ट कहाँ से हुई थी, मैटर के साथ। चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई थी, मैटर के साथ। अब देखो, मैटर की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है। मैटर की क्या है, यूनिवर्सल डेफिनेशन है। तुम कहीं भी चले जाओ, मैटर की डेफिनेशन नहीं चेंज होती है, कहीं भी चले जाओ। तुम आज पढ़ रहे हो 9th क्लास में, मैटर की डेफिनेशन वही है। तुम 12th में भी पढ़ोगे मैटर के बारे में, डेफिनेशन वही होगी। तो मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, एनीथिंग एनीथिंग दैट हैज मास, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस is known as matter, is known as matter। मैटर क्या होती, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास क्या है, मास है, और वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि उसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी चीजें तुम अपने आसपास देख रहे हो, ये क्या है, ये मैटर है, ठीक है। क्या हवा एक मैटर है, बिल्कुल है। क्यों है, हवा का खुद का एक भार होता है, बहुत कम होता है पर होता तो है। और क्या एयर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, बिल्कुल करती है। जबकि हमको, बल्कि हमको पता है कि एयर जो है वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तुम जिस कंटेनर में रखोगे, वो पूरे कंटेनर को क्या करेगी, भर लेगी, है कि नहीं। याद करो, जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे तो उसमें था कि एयर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं, और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब मूवमेंट ज्यादा होगी। तो जिस कंटेनर में रखोगे ना, ये एक जगह बैठेंगे नहीं, ये क्या करेंगे, भागते रहेंगे, पूरे कंटेनर को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो गैसेस भी जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, मैटर होती हैं। अब एक और चीज बात आई, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स कितनी हैं, कितनी स्टेट्स होती हैं बताओ, 5 होती हैं। हमको पढ़ना 3 के बारे में होता है, पर होती तो एक्चुअली में 5 हैं। मैटर की 5 स्टेट्स होती है। कौन कौन सी, अब देखो, इसमें से 3 तो बच्चे को हमेशा रटी रहती है। इसमें से 3 स्टेट्स तो तुम किसी से भी पूछोगे, कोई भी बच्चा बता देगा। सबसे पहले सॉलिड्स, दूसरा क्या है, लिक्विड, तीसरा क्या होती है, गैस। ये 3 तो हर बच्चे को रटी होती है। क्यों, क्योंकि चैप्टर 1 में इसको तीनों के बारे में पढ़ाया जाता है। सॉलिड के बारे में हमको बताया जाता है, लिक्विड के बारे में बताया जाता है, गैस के बारे में बताया जाता है। लेकिन 2 स्टेट्स ऑफ मैटर और होते हैं जिनके बारे में बच्चों को बताया नहीं जाता, वो होता है प्लाज्मा, और एक पांचवा होता है बीईसी। बीईसी का जो फुल फॉर्म है वो है बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोर और आइंस्टाइन हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर के कुछ बना दिया था, उसको हम लोगों ने बोला बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब बात आई इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन तो वो नहीं पूछेंगे, है ना, कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। तो ये बच्चे को फंसाने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन डाल देते हैं बीच में। एक क्वेश्चन डालते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a is not a state of matter। इनमें से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। 4 ऑप्शन ये लोग देते हैं, लेकिन वो जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, वहीं पे बच्चा फंसता है।
पहला ऑप्शन ये दे देंगे सॉलिड, बच्चा बोलेगा क्या मजाक कर रहे हो, सॉलिड तो स्टेट ऑफ मैटर होता है, वो तुरंत देख के इसको क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा। दूसरा ऑप्शन ये लोग देते हैं प्लाज्मा। अब यहां से बच्चे की आत्मा सूख जाती है, क्यों? उसको लगता है कि प्लाज्मा तो बायो में पढ़ाया जाता है, नहीं। तीसरा ऑप्शन ये लोग दे देते हैं बीईसी, और डी ऑप्शन ये लोग दे देते हैं बीपीसी। तो होता क्या है, जब तक बच्चे को सॉलिड बोला जाता है तब तक तो वो बड़ा खुश रहता है कि हाँ भैया सॉलिड तो स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन उसके बाद की जो चीजें हैं प्लाज्मा, बीईसी और बीपीसी, यहाँ पे बच्चा डर जाता है। प्लाज्मा देखते ही सबसे पहले बच्चे को याद आता है वो जो ब्लड वाला प्लाज्मा हमको पढ़ाया जाता है। बीईसी और बीपीसी में फिर बच्चा कंफ्यूज होता है, भैया बीईसी मैटर हो, स्टेट ऑफ मैटर होता है, बीपीसी होता है। तो क्या होता है, बोहर आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि बीईसी हमारा मैटर होता है, बीपीसी मैटर नहीं होता है। तो यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर, तो बीपीसी, बीपीसी हमारा स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, सही था। ये तो था जो हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, मैटर को हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं, और स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं। अच्छा, इसी में बहुत डीप जाना होता है, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पहले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि जो मैटर्स होते हैं किससे मिलके बनते हैं, पार्टिकल से मिलके बनते हैं। ये बात भी याद रखो कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं। और इन्हीं पार्टिकल्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस के बेसिस पे। तो सही है, ये इतना आता है। क्या इसमें कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई डाउट है, कोई चीज़ जो ना समझ में आ रही हो, कोई चीज़ बहुत भारी लग रही हो? ये जो दो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इनका नाम याद रख लो, पढ़ना नहीं है इनके बारे में, ना आज पढ़ना है ना आज के 4 साल बाद पढ़ना है। कॉलेज वगैरह में जाओगे तो भले पढ़ाया जाए, बट जब तक एकेडमिक्स में रहोगे तब तक तो नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन नाम याद रखना जरूरी है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एक क्वेश्चन ये था। ठीक है, सही है। अब देखो, अब ये जो मेन चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज प्योर एंड impure substances। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब होता क्या है ना, मैटर को हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं तो हम लोग डे टू डे लाइफ में ये बात करते हैं, हमेशा करते हैं कि क्या ये चीज़ प्योर है या इसमें कुछ ना कुछ मिक्सचर है। ऐसा हम लोग करते हैं कि नहीं, होता है कि नहीं, हमेशा होता है ना। घर में कोई चीज़ आती है तो देखो मम्मी लोग बोलती हैं कि नहीं नहीं ये प्योर नहीं होता है ना, मिलावट होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग बातें हमेशा करते रहते हैं। तो अब मैटर को हम लोग क्लासीफाई करने वाले कैसे, किसके बेसिस पे, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस के बेसिस पे। मैटर, अब ध्यान से देखना, मैटर को जब मैं क्लासीफाई कर रहा हूं तो सबसे पहली चीज आई प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, और दूसरी चीज आई इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। यही तो बात आएगी। अरे भाई कोई चीज या तो प्योर होगी या तो इम्प्योर होगी। प्योर हम किसको बोलते हैं,
हाँ, प्योर हम उसको बोलते हैं जो सिर्फ एक तरीके से बना हो, उसमें कोई नई चीज ना मिलाई गई हो, उसी को हम लोग प्योर बोलते हैं। इम्प्योर क्या होगा? जिसमें एक से ज्यादा चीज हो। मिलावट हम किसे बोलते हैं? जब एक से ज्यादा चीज मिलाई जाती है ना, और वो चीज जो मिलाई गई वो क्या होनी चाहिए? डिजायरेबल नहीं होनी चाहिए। दूध में पानी मिला दिए, क्या फायदा पाए हैं? अब सरसों के तेल में तुम प्याज का रस मिला दे रहे हो, ये क्या बात है? तो ये सारी चीजों को बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। तो देखो जरा सा, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? all those substances all those substances which are made up of single type of particle and their composition their composition is uniform। और इनका कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए? इनका कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब देखो, हमको पता है मैटर जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? पार्टिकल से मिलते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है? ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक तरीके के होते हैं। इम्प्योर में क्या होगा? ये पार्टिकल्स दो तरीके के हो जाएंगे। हमने पढ़ा था जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर होता है पार्टिकल्स, होता है ना। अब अगर ये पार्टिकल सेम एक ही तरीके के हैं, सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, तो क्या होगा? ये एक प्योर सब्सटेंस होगा। और अगर मान लो ये कोई ऐसा पार्टिकल है जिसमें कुछ तो इसके खुद के पार्टिकल हैं, कुछ इधर उधर से भी जोड़ लिए गए हैं, कुछ अलग पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाता है? इम्प्योर बन जाता है। समझ में आई बात? तो प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं, हमको जो एक्चुअली में पढ़ना होता है वो सिर्फ दो पढ़ने होते हैं। एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड्स। एक होता है एलिमेंट और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट्स के बारे में हमको पढ़ना होता है, कंपाउंड्स के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक चैप्टर आता है एटम्स या स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके, एक चैप्टर आता है, उसमें हमको ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। यहाँ पे हमको सिर्फ इतना पढ़ना होता है कि ये जो प्योर सब्सटेंस है इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट क्या होता है? सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है तुम्हारे इस पूरे ब्रह्मांड का। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म अगर कुछ हो सकता है तो एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, सोडियम हो गए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे तुम्हारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। और ऐसे करते करते हमारे पास 118 एलिमेंट्स नोन हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? इन्हीं एलिमेंट्स का यूज करके हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक कंपाउंड सबसे ज्यादा प्रचलित है, सब जानते होंगे, H2O, पानी। H2O किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन अपने आप में एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन अपने आप में एक एलिमेंट है, दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? पानी बना लेते हैं, यानी कि H2O बनाते हैं, जो कि एक कंपाउंड होता है। ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, समझ में आया? ऐसे सब्सटेंसेस जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। सही है। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे? इसका जस्ट उल्टा। ऑल दोज सब्सटेंसेस which are made up of two or more than two types of particles is known as mixtures। अच्छा, इसी इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, है ना।
इसमें हाँ हाँ बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है किससे मिलके बना है, पार्टिकल्स भी तो वही होते हैं, पार्टिकल से ही क्या होता है, कोई भी मैटर बनता है। अच्छा देखो यहाँ पे कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मिक्सचर्स में, बताओ जरा सा, मिक्सचर्स में जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, नहीं, ये जरूरी नहीं है, हम लोगों ने होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ रखा है, उसमें तो कॉम्पोजिशन सेम होता है, तो यहाँ पे तुम बता नहीं सकते हो कि कॉम्पोजिशन सेम होगा या नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे कॉम्पोजिशन मे और मे नॉट बी सेम, कॉम्पोजिशन मे और मे नॉट बी सेम, मे सेम और मे और मे नॉट बी सेम। अब देखो ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ पे मैंने लिखा था कि जिसका कॉम्पोजिशन हमेशा यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म और सेम का मतलब एक ही है, तो एलिमेंट और कंपाउंड में चाहे जो कर लो उनका कॉम्पोजिशन तो हमेशा सेम होगा ही होगा, लेकिन मिक्सचर्स में क्या होता है, हमने दो तरीके के मिक्सचर्स पढ़ रखे हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, अभी आगे मैं फिर पढ़ाऊंगा। होमोजीनियस में कॉम्पोजिशन तो सेम होता है लेकिन हेट्रोजीनियस में नहीं होता, तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता कि मिक्सचर का कॉम्पोजिशन सेम होगा या डिफरेंट होगा, नहीं बता सकता ना। तो मिक्सचर के बारे में अगर कोई पूछे कॉम्पोजिशन कैसा होगा, बोल दो भैया हम नहीं बता सकते, तुम पहले मिक्सचर लेके आओ, अगर होमोजीनियस है तो मैं बोल देना कॉम्पोजिशन सेम है, अगर होमोजीनियस नहीं है तो कॉम्पोजिशन अलग हो जाएगा, लेकिन प्योर सब्सटेंसेज में तो होमो कॉम्पोजिशन हमेशा सेम होगा। अब मिक्सचर को हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, दोनों का नाम जान लो, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलो इसको लिख लो, हाँ देखो अब हम लोग पढ़ लेते हैं होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, यहाँ से तुम चाहे यूटी का एग्जाम दे लो, हाफ ईयरली का एग्जाम दे लो, उसके आगे जो भी एग्जाम्स दोगे 3 नंबर का आता है, उससे ज़्यादा का नहीं आता। और 3 नंबर में जो जनरली क्वेश्चन आते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि तुमको डिस्क्राइब करने को बोला जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको डिस्टिंग्विश करने को बोला जाता है, डिफ्रेंशिएट करने को बोला जाता है। तो डिफ्रेंशिएट मैथ वाला नहीं, अंतर बताने वाला डिफ्रेंशिएट। तो अंतर कैसे बताया जाता है, एक साइड होमोजीनियस मिक्सचर लिखना, दूसरी साइड हेट्रोजीनियस लिखना, बीच में एक बढ़िया सी लाइन बना देना स्केल का यूज करके, और उसके बाद दोनों का कंपैरिजन करना, यही होता है डिफरेंस बताना। डिस्क्राइब और डिफरेंस करने डिफरेंस बताने में यही अंतर है। डिस्क्राइब जब हम लोग करते हैं तो टॉपिक का नाम लिखते हैं, जितना हमको लिखना होता है सब छापते चले जाते हैं। जब डिफ्रेंशिएट करने का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे तुमको टेबल बनानी जरूरी है, ठीक है। एक साइड कुछ लिखो, जिसके जिसके बीच में अंतर बताना है, एक को इधर लिखो एक को इधर, और दोनों का अंतर बताते चले जाओ, ठीक है। तो देखो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर, अब देखो मैंने मिक्सचर्स में बोला था कि कॉम्पोजिशन सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो अगर कॉम्पोजिशन सेम है तब तो वो है होमोजेनियस मिक्सचर, और अगर कॉम्पोजिशन सेम नहीं है तो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर की डेफिनेशन देखो, कहते हैं
कि all those mixtures which have uniform composition which have uniform composition throughout the mixture is known as homogeneous mixture। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स बता सकते हो मुझको? ऐसा मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन सेम हो। थ्रू आउट का मतलब है कि कहीं से भी कुछ भी निकालो, कॉम्पोजिशन हमेशा सेम आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर। एग्जांपल्स बता सकते हो? हम्म देखो एग्जांपल्स देखो। एग्जाम्पल में आ गया तुम्हारा, सबसे पहले आ गया तुम्हारा शुगर प्लस वाटर। शुगर प्लस में वाटर, चीनी और पानी का जो मिक्सचर है वो क्या है? होमोजीनस है। क्यों होमोजीनस है? देखो जरा सा, मान लो ये है तुम्हारा कंटेनर, ये है तुम्हारा कंटेनर, इसमें तुमने वाटर ले रखा है, ठीक है, इसमें तुमने ले रखा था वाटर, और तुमने इसमें ऐड कर दिए हैं कुछ, यहाँ पे तुमने क्या कर दिए हैं? ऐड किए हैं शुगर के पार्टिकल्स। चीनी जब मिलाते हो भाई, देखो ये होता है तुम्हारा लिक्विड, लिक्विड के अंदर होती है जगह, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं क्या उनके बीच में स्पेस होती है? अरे पढ़ाया गया है ना चैप्टर 1, उसमें लिक्विड जो होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। अब जब तुम चीनी मिलाए, वो जो चीनी थी ना, इन्हीं पार्टिकल्स के बीच में जाके बैठ जाती, जो जगह थी उस जगह के बीच में जाके बैठ जाती है, तभी मीठा होता है। तो हुआ क्या देखो जरा सा, तुमने क्या किया है? यहाँ पे सारी चीजें ऐड की हैं, शुगर, और मैंने बोला यहाँ का कॉम्पोजिशन देखो और यहाँ का कॉम्पोजिशन देखो। तो यहाँ का जो तुमने कॉम्पोजिशन देखा उसमें देखा कुल मिला के 8-10 पार्टिकल्स आ रहे थे शुगर के। यहाँ का कॉम्पोजिशन तुमने देखा, वहां पे भी 8-10 पार्टिकल्स ही आ रहे हैं शुगर के। तो क्या हो रहा है? कॉम्पोजिशन दोनों जगह सेम है। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मिक्सचर। तुम चीनी में नमक मिला दो, चीनी में पानी मिला दो, चीनी में नींबू पानी मिला के शिकंजी बना दो भाई, वो भी तो यूनिफॉर्म है। यानी कि जितना मीठा ये यहाँ नीचे होगा, क्योंकि तुमने शुगर पार्टिकल्स डाले हैं, उतना ही मीठा तो वो ऊपर भी होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाए हो, नीचे वाला ज्यादा मीठा है ऊपर वाला कम मीठा है, ऐसे नहीं होता ना। चाय बनाए हो तुम, तो नीचे वाली चाय ज्यादा मीठी है, ऊपर वाली चाय कम मीठी है, ऐसा नहीं होता है। कॉम्पोजिशन कैसा होता है? सेम होता है। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मिक्सचर। और एग्जांपल्स बता सकते हो? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, तीनों ऐड कर दो, वो भी सही है। और एक एग्जांपल जो बहुत अच्छा आता है, चलो वो तो मैं लास्ट में पूछ लूंगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर समझ में आया? सही है। हाँ, किसका क्या हुआ? हाँ हाँ, लेकिन वो भी हेट्रोजीनियस हो जाए ना तब बताऊंगा। होमोजीनियस समझ में आ गया ना? अब हेट्रोजीनियस क्या होगा? अगर तुमको होमोजीनियस समझ में आ गया तो हेट्रोजीनियस बड़े आराम से समझ जाओगे। ये था होमोजीनियस मिक्सचर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा? जिनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, जिनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म ना हो,